जो अब्राहम लिंकन है, ये बहुत ताकत का मुजाहरा किया जाता है इसमें तकरीबन 5 से 6 हज़ार के करीब लोग होते हैं, जो इस एक मिनी सिटी कहलाता है। इसके ऊपर 70 से 90 के करीब जहाज होते हैं। जो सबसे बड़ी बात इस जहाज पे है वो है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट F-35, वो भी इस बेड़े में शामिल होता है। बहुत से लोग इजराइल के फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये बात मानने की है कि मे बी अमेरिका उतनी जंग नहीं चाहता जितना इजराइल चाहता है। इस होने वाली जंग में इजराइल है जो अमेरिका को इसमें धकेल रहा है। ये जो इसकी बहरी बेड़े की मूवमेंट है, ये कोई अस्करी सरगर्मी नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी में तो फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट एयर मार्शल अरशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? फाइन। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम बात जो आज मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, जो ईरान के मामला चल रहे हैं उनके साथ, अमेरिका, फिर इजराइल और यूएई, और जो अभी मौजूदा सूरत हाल में हम देखते हैं कि सऊदीया के दरमियान भी जो चीज़ें चली, इन तमाम टॉपिक्स पे हम आज आपसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि एक बहरी जहाज अमेरिका ने वस्ती मशीक, मतलब कि ये जो ईरान है इसकी जानिब भेजा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि बड़ी ताकत के साथ और बड़ी जोर से वो बहरी बेड़ा ईरान की तरफ जा रहा है। ये किस चीज की धमकी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप? क्या सुलह करना चाहता है? क्या मकसद हो सकता है इस तरह अपने मिलिट्री एसेट्स को दिखाकर ईरान को टेबल पे लाना चाहता है, या क्या करना चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग माय ओपिनियन। मैं ऑल्दो मेरा ये डोमेन नहीं है, बट आपकी मोहब्बत कि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं जो अपनी हम्बल राय दे दूं। मैं एक मुख्तसरन ये बताना चाहूंगा कि जो बहरी बेड़ा होता है, खास तौर पर जो अब्राहम लिंकन है, ये एक बहुत ताकत का मुजाहरा किया जाता है इसमें तकरीबन 5 से 6 हज़ार के करीब लोग होते हैं, जो इस एक मिनी सिटी कहलाता है। और इसके ऊपर 70 से 90 के करीब जहाज होते हैं। और इस पर्टिकुलर बेड़े में जो मुमताज जहाज हैं, जो अच्छे जहाज हैं, वो F-18 है। F-18 की फाइटर एयरक्राफ्ट, और दूसरा उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के F-18 एयरक्राफ्ट है। और जो सबसे बड़ी बात इस जहाज पे है वो है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट F-35, वो भी इस बेड़े में शामिल होता है। और इनकी ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाज होते हैं, रेडार कैरिंग एवैक्स होते हैं, और उसके बाद हेलीकॉप्टर्स होते हैं। फिर इनके बेड़े में डिस्ट्रॉयर होते हैं, सबमरीन्स होती हैं, और फिर मिसाइल होते हैं। आपको याद होगा टोमाहॉक मिसाइल एक जमाने में बड़ा मशहूर मिसाइल था, वो भी इस बेड़े में शामिल होता है। सो ये एक बहुत बड़ी एक ताकत का मुजाहरा होता है। अच्छा, अब देखें जो ये मैसेज है, अभी जो आखिरी इतलात प्रॉब्ली आई हैं, ये अजरबैजान तक बहरी बेड़ा जो है वो पहुंच चुका है। देखिए, इसमें 3 फरीक है। पहला है ऑफ कोर्स अमेरिका, दूसरा है इजराइल, और तीसरा है ईरान। अब बहुत से लोग इजराइल के फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये बात मानने की है कि मे बी अमेरिका उतनी जंग नहीं चाहता जितना इजराइल चाहता है। बिकॉज इजराइल ने अपने लिए रेड लाइन बनाई हुई है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। उनकी ये रेड लाइन है, और ईरान बार बार उनको मैसेजेस करता है कि मैं ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को अबेंडन नहीं कर रहा, और मैं किसी वक्त भी इसको अपनी बका के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ये इजराइल की ये रेड लाइन है। ईरान अपने वजूद की और अपनी बका की खातिर ये समझता है कि मैं अपने वजूद को जब भी खतरे में देखूंगा तो मैं कोई भी एक्शन ले सकता हूं। जो अमेरिका है, अमेरिका की फर्स्ट चॉइस ये जंग नहीं है। अमेरिका इजराइल की वजह से है, और ये मान लीजिए कि इस जंग में, या इस होने वाली जंग में, इजराइल है जो अमेरिका को इसमें धकेल रहा है। अमेरिका अपनी एक आलमी साख और अपने इत्तेहादियों की हिफाजत और बका के लिए, और खास तौर पे इसराइल के वजूद की बका के लिए ये सिग्नल्स दे रहा है। और जब आप इस किस्म का बेड़ा लेके आता है, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नल होता है। इससे स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस आप देते हैं। आप एक मैसेजेस करते हैं जिसमें आप ये बताते हैं कि मैं एक बहुत पावर के साथ आ रहा हूं, तो मैं डिटेरेंस के साथ आ रहा हूं, इसलिए मेरी बातों को मान लो, भले मैं हमला करूं या ना करूं। तो है तो ये परेशानी की बात, है तो ये डिस्टर्बेंस की बात। सो दिस इज हाउ आई लुक एट इट।
तो ये सब जो कर रहा है अमेरिका, तो वो क्या चाहता है कि ईरान टेबल टॉक पे आए, ईरान टेबल पे आकर हमसे बात करे। और क्योंकि ईरान तो बार बार कह रहा है कि हम कोई एटमी हथियार नहीं बना रहे, और उन्होंने साइन भी किए हुए हैं तमाम चीजें। फिर क्या चाहता है? अगर इसराइल भी जंग करवाना चाहता है, अमेरिका को दरमियान मिला रहा है, तो इसराइल क्यों इसके पीछे लगा हुआ है? जब एक साइड से तो वो कह रहे हैं कि हम जो काम आप कह रहे हो उससे तो हम कर ही नहीं रहे, तो फिर क्यों, क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो इसकी बहरी बेड़े की मूवमेंट है, ये कोई अस्करी सरगर्मी नहीं है, बल्कि हम्म ये एक स्ट्रेटेजिक पैगाम है। अच्छा, हम्म ये हम्म क्यों करना चाहता है? हम्म देखें, जब आपने या हिंदुस्तान ने भी जब न्यूक्लियर एक्टिविटी शुरू की, तो शुरू हम हम्म हर मुल्क ने यही की कि हम अमन के तहत और अपनी हम्म बिजली की पैदावार के तहत इस काम को कर रहे हैं। और हम्म नेचुरली अगर देखा जाए, तो ईरान में हम्म, लोड शेडिंग के बहुत मसाइल हैं, वहाँ तो और भी बिल्कुल। बड़े मसाइल हैं, लेकिन बिजली का बहुत बड़ा मसला है। तो शुरू तो हम्म इसी तरह होता है। हम्म लेकिन अल्टीमेटली मैं जैसे पहले कह रहा था, जब आपके बका की बात आती है, तो आप हम्म इसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम्म ये बात सामने आई तो थी कि ईरान ने हम्म अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने दिफाई मकसद के लिए भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो हम्म इसलिए इस बात को इसराइल किसी तौर मानने को तैयार नहीं है। आप याद कीजिएगा हम्म कि इराक के ऊपर इसराइल ने जो हम्म हमला किया, वो भी उसने उसके न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह किया था। लीबिया को हम्म इन्होंने बनाने नहीं दिए, सीरिया को हम्म बनाने नहीं दिए। तो अल्टीमेटली कोई भी मुल्क जब न्यूक्लियर एक्टिविटी में जाता है, तो भले वो हम्म पावर के लिए हो, भवर अमन के लिए हो, उसका हम्म अल्टीमेट एंड उसका करीब हो जाता है, जब वो न्यूक्लियर हम्म कैपेबिलिटी ले लेता है। अच्छा, इसके साथ ये बात भी किसी से मख्फी नहीं है कि ईरान की हम्म डिटेरेंस सऊदी अरब पे भी है, ईरान की हम्म डिटेरेंस यूएई पे भी है, ईरान हम्म की डिटेरेंस कतर पे भी है। हम्म और ये वो सारे मुल्क हैं जो किसी न किसी तौर चाहेंगे कि इनके हम्म न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक किया जाए, या इनके ऊपर हम्म को अटैक हो जाए। और हम्म उसके लिए मैं प्रीवी तो नहीं हूं, मेरा अंदाजा है हम्म कि अमेरिका के ऊपर ये किसी न किसी तौर पे असरअंदाज होते हैं। लेकिन बुनियादी बात इसराइल की रेड लाइन, इसराइल की हम्म बका का सवाल और ईरान के तहफ़्फ़ुज़ की तौर पे अमेरिका इस बात को बार बार लेके आता है। और एक हम्म और बड़ा फैक्टर है जो ईरान खेलता है, वो है प्रॉक्सीज वॉर। ईरान ने हम्म बहुत से प्रॉक्सीज शुरू किए हुए हैं, जब हम्म जिसकी वजह से अब नए होम्स में जो फ्यूल की हम्म सप्लाई है, जो ट्रेड हम्म सप्लाई है, उसके ऊपर बहुत दूरस असरात आते हैं। हम्म इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि वो इस डिटेरेंस पॉलिसी के तहत, इस शो हम्म ऑफ पावर के तहत अमेरिका ईरान को टेबल टॉक पे लाना चाहता है, और हम्म उस धौंस के थ्रू अपने हम्म मुतालबात मनवाना चाहता है। दैट हम्म इज द मेन गेम। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जानिब इब्न हर्मुज़ की आपने बात की, वहाँ पर ईरान भी अपनी जिसे कहेंगे मशक़ें कर रहे हैं। उनका क्या पैगाम है वहाँ पर मशक़ें करके? वो क्या दिखाना चाहते हैं कि अगर अमेरिका हम पर हमला करेगा, तो हम अमेरिका के कतर में जो मौजूद अड्डे हैं, उन पर भी क्या हम अटैक करेंगे? या फिर इब्न हर्मुज़ से जो वहाँ से एक तेल की बहुत बड़ी जो वहाँ से चीज़ आता जाता है, उस पे हमला करेंगे? क्या उनका वहाँ पर एक्सरसाइज़ेज़ जो मशक़ें करें, उसका क्या मकसद हो सकता है? तो भाई, एक बात तो लेट्स एक्सेप्ट इट, तस्लीम करते हैं कि आज की जंग मैदानों से ज्यादा तिजारती हुँ, महाजों पे, हुँ, नफसियाती महाजों पे और सियासी निज़ामों पे और सियासी महाजों पे लड़ी जा रही। ये हुँ, सारे इंडिकेशन जो है, ये एक्चुअली सिग्नलिंग है, जिसमें आप ये हुँ, सिग्नल देते हैं कि आप नए होम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास हुँ, हुँ, बहुत सी प्रॉक्सीज हैं, और हुँ, मैं हुँ, आपके जो एलाइज हैं, खास तौर पर इसराइल, और जहां जहां आपकी अपनी फोर्सेस हैं, वहां मैं अटैक जरूर करूंगा। अच्छा, हुँ, हुँ, फिर आपके जो हिजबुल्लाह के लोग हैं, उनके पास रिपोर्टेडली बहुत ज्यादा नंबर में मिसाइल हैं। भले हुँ, आपका हुँ, आयरन डोम अवेलेबल हो, तो लास्ट हुँ, टाइम भी हमने देखा था कि इसराइल के आयरन डोम के होते हुए भी पेनिट्रेशन पॉसिबल थी। लास्ट टाइम हुँ, हमने हुँ, ये देखा था कि कतर में इतने बड़े डिफेंस मैकेनिज्म के बावजूद अटैक हुए थे। सो हुँ, वो अटैक होना, जिससे इंसानी जान का खतरा और एसेट्स को तबाह होने का खतरा हो तो सकता है। और ईरान के हुँ, पास अब मिसाइल भी हैं, और लेटेस्ट इतलात के मुताबिक एक हुँ, बहुत बड़ा ड्रोन का एसेट्स उन्होंने जमा कर लिया है। इसलिए हुँ, हुँ, ईरान भी नफसियाती, सियासी, इक्तसादी मुहाजों हुँ, पे हुँ, ये मैसेज देना चाहता है कि अगर मेरे वजूद खतरे में हुआ,
मेरी बका का सवाल हुआ, तो मैं किसी हुँ, हद तक भी जा सकूँगा। और आपने ये ऐलान भी सुना होगा, जिसमें ईरान ने कहा कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम भी तैयार कर लिया है। हुआ हुँ, या हुँ, नहीं हुआ, उस पे बड़ा सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हाँ, लेकिन हाँ। वो किसी तौर पे भी एक गलत अंदाज़े गलत अंदाज़ों को सही भी बदल सकता है और नुकसान का बायस हो सकता है, जिसकी वजह से इनकी इन एक्सरसाइज़ेज़ को भी आप लाइट नहीं ले सकते। रिसेंटली जो ईरान है उन्होंने अपनी जो नए इक्विपमेंट है उसमें ड्रोन्स शामिल किए हैं। आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वो कह रहे हैं कि हज़ारों ड्रोन्स हमने शामिल किए हैं और इससे बेहतरी होगी। ये ड्रोन्स किस कैपेसिटी के हैं जो ईरान के पास है और इनकी कितनी कैपेबिलिटी है अगर कोई हमला करता है या इस तरह की चीज़ होती है तो? देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी जो मेरा मानना है और अब अक्सर मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि आइंदा जो जंग होगी, उसके खदोख़ाल ड्रोन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी पे भी रहेंगे। डेफ़िनिटली एयर पावर का बहुत बड़ा रोल है, बट ईरान के पास एयर पावर नहीं है, ना ही कोई एयर हुँ, पावर आने का उसके पास हुँदिया है, ना ही हुँ, उसके हुँ, पास इतने वसाइल हैं कि वो एयर हुँ, पावर को स्ट्रेंथन कर सके और एयर पावर स्ट्रेंथन करने के लिए वक़्त दरकार होता है, हुँ, असासे तो दरकार होते ही। अब उसका हुँ, शॉर्टकट यही था कि अपनी वो मिसाइल टेक्नोलॉजी को बेहतर हुँ, करे। अब मिसाइल हुँ, टेक्नोलॉजी जो है वो काउंटर हो सकती है, उसको हुँ, रोकने के ज़राए आसानी से अवेलेबल हैं और हुँ, डिप्लॉयड भी हैं। ड्रोन वो हुँ, टेक्नोलॉजी है जिस पे अभी तक एंटी लेज़र, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी आ तो रही है, लेकिन हुँ, जब आप हुँ, फ़िज़ा को सैचुरेट कर देते हैं, अगर आप उसकी पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, ऑपरेशनलाइज़ेशन ऐसे करते हैं कि आप उसको इफ़ेक्टिवली एम्प्लॉय करें, उसको काउंटर करना अभी इतना आसान नहीं है। और हुँ, ये हुँ, जो ड्रोन्स हैं, मेरे ख़्याल में इसमें कई लेयर्स होती हैं जो कि ईरान के पास शायद आ चुकी हैं। ईरान ने खुद भी काफ़ी अरसे से इस पे खुद-ए-नसारी हासिल हुँ, की थी और अब उन्होंने इम्पोर्ट भी की है। इसमें होता क्या है, इसमें आप न सिर्फ़ एयर स्पेस को सैचुरेट कर देते हैं, बल्कि आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी इस्तेमाल करते हैं। उससे आप इन्फॉर्मेशन, एलेंट, सिगेंट ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी है कि इलेक्ट्रिक इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। आप सिग्नल इंटेलिजेंस गैदर करके उनके साथ काउंटर भी करते हैं और उससे बड़ी बात जो आज के दौर में हो रही है, वो ये है कि आप वेपन्स लेके जाते हैं और उनको लेयर्ड ऑल्टीट्यूड में लेके जाते हैं, मल्टी ऑल्टीट्यूड पे लेके जाते हैं, जिनको रोकना मुश्किल हो जाता है और इस हालात में इन हालात में हुँ, हुँ, आप इफेक्टिवली इवन as far as your destroyers or हुँ। your fleet is carriers are concerned, उनके लिए भी डिटरेंस ले आते हैं। इसलिए इस टेक्नोलॉजी का ईरान में आना उनके जो सो कॉल्ड दुश्मन हैं, उनके लिए खतरे की घंटी बन गया। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर अभी आपने कुछ देर पहले कुछ लम्हे पहले एक बात की कि जिस तरह ईरान ने अभी धमकी भी दी थी रिसेंटली जब उनके मामलात ख़राब हुए कि हो तो हम एटमी जो हमारे पास हथियार है वो भी तैयार है, इस तरह की बात की। आप क्या समझते हैं यूरेनियम क्या इतनी तादाद में मौजूद है ईरान में? क्या उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो इसको बना लें? क्योंकि ऑफ़िशियली तो वो नहीं मानते। लेकिन ऐज़ आप डिफेंस एनालिसिस करते हैं, आप इन चीज़ों के काफ़ी करीब रहते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, तो आप इनका एनालिसिस एक कर सकते हैं। क्या ईरान में ये कैपेसिटी है कि उन्होंने बना लिया है या बना सकते हैं अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो? ये ना हो कि मेरी शिकायत लग जाए ईरान को नहीं, नहीं। कि हुँ, ये हुँ। on a lighter note हाँ, हाँ, कि हाँ, ईरान हाँ। के तू साड़ियाँ शिकायतां साढ़े राज़ ज़ाहिर कर रहे हैं। अय्यो देखिए, अगर आप लॉजिकली चलें तो मेरा नहीं ख़्याल, मैं बड़े हुँ, मोहतात तरीके से क्योंकि ये हुँ। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। मेरे ख़्याल बिल्कुल। में ईरान की इतनी सलाहियत अभी नहीं है कि वो हुँ, न्यूक्लियर अटैक या न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सके। ना ही हुँ, हुँ, यूरेनियम एनरिचमेंट की इतनी बड़ी सलाहियत उनके पास है। दूसरी हुँ, बात कि उनके ऊपर जो पिछला अमेरिका ने अटैक किया था, उनको हुँ, एक हुँ, धचका तो लगा था, उनके नुकसानात भी हुए थे। ऑल्दो उनके नुकसानात का तख़मीना ना हुँ, ईरान ने ज़ाहिर किया, ना वेस्टर्न पावर्स और अमेरिका लगा चुका। लेकिन मेरी ज़ाती राय में वो इतना इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर प्रोग्राम शायद वो लॉन्च ना कर सके। लेकिन हुँ, हैविंग सेड दैट, अब जब ड्रोन हुँ। टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो उनके ऊपर टैक्टिकल वेपन्स आप इस तरह के लगा दें, वो ख़ारिज इम्कान नहीं है। हुँ, हुँ, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा सर ये पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक क्रूज़ मिसाइल का तजर्बा किया बड़ा कामयाब। ये क्या है? और इसके हवाले से थोड़ा-सा बताएँ क्योंकि ये आपकी एक फ़ील्ड भी है, आपने इसमें काम भी किया और आप बड़े अच्छे से इन चीज़ों को बताते भी हैं। देखिए, पाकिस्तान
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत करम किया था कि हमने हिंदुस्तान के ऊपर बर्तरी हासिल की। हुँ, अब हुँ। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने बड़ा दानिशमंदाना फ़ैसला ये किया कि उसके ऊपर ठीक है, हमें अपनी कौम हुँ, को एतमाद में भी लिया, ठीक है, हमने उस पे खुशियाँ भी मनाई और ठीक है कि हमने अपने आप को बढ़-चढ़ कर दुनिया के सामने पेश हुँ, किया कि अल्लाह ताला हुँ, की ख़ास नुसरत, अल्लाह ताला की ख़ास मदद हम पे आई। लेकिन जो हुँ, हुँ, अच्छी बात है वो ये है कि आगे अब हमें आगे हुँ, से आगे जाना है और वो आगे हुँ, कैसे जाना है कि हमने एनालिसिस ये करना है कि हमारे पॉसिबल वीक एरियाज़ क्या हो सकते हैं हुँ, या हुँ, अगर इसी पेस को आपने मेंटेन करना है तो हमने आगे क्या-क्या एक्वायर करना है। ये हुँ, उसी कड़ी में ये कुछ सिलसिले शुरू हो चुके हैं। कुछ हुँ, मेरी इत्तला के मुताबिक इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हुँ, तो अस्करी इदारे इन पे काम कर रहे हैं। इस पे हुँ, मज़ीद तरक्की और मज़ीद एडवांसमेंट्स आएँगी। तो ये जो हुँ, मिसाइल फायर आप देख रहे हैं जो कि तीनों सर्विसेज़ ज़ोर दे रही हैं, जिसमें हुँ, पिछले दिनों नेवी ने भी अपने हुँ, फायर इम्प्रूव किए और उनके हुँ, तजुर्बात किए। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी और स्ट्रेटेजिक जो मिसाइल कमांड है उसने किया। और अब हुँ, उसके बाद एयर फ़ोर्स ने भी अपने एयर एसेट्स को लॉन्च किया। सो ये वो इंडिजिनस चीज़ें थी जिनको जो हमारे पास पहले से मौजूद थी और अब हुँ, हम उनको फर्दर न सिर्फ़ एक्जिस्टिंग को रिफ़ाइन कर रहे हैं, बल्कि उनकी हुँ, कैपेसिटीज़ को एनहांस कर रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कर रहे हैं। तो ये इर्तिक़ा का एक तसलसल है, जो कि अस्करी फ़ौज हमारे इदारे हुँ, अपनी उसी इर्तिक़ा के तसलसल को कायम किए हुए हैं और उसके ऊपर मुसलसल काम किए जा रहे हैं। प्लस इसमें हुँ, एक और जो दानिशमंदाना बात सामने आती है और जो हुँ, तक़वियत देती है, वो ये है कि इंडिजिनाइज़ेशन के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है और ये जो आप देख रहे हैं, ये इंडिजिनाइज़ेशन के सॉल्यूशंस और उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ज़ाहिर कर रहे हैं और मेरी अपनी ज़ाती राय है कि इसमें मज़ीद आप पॉज़िटिव चीज़ें इस साल में देखेंगे, जिससे हुँ, हुँ, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री, हमारा हुँ। एविएशन इको विज़न जो है, वो सामने आएगा और हम एक ताकतवर इंशाअल्लाह और एक मुनज़्ज़म मुल्क हुँ। और एक कोऑर्डिनेटेड मुल्क के तौर पे सामने इंशाअल्लाह आएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल एयर मार्शल साहब चाइना जिस तरह के आप भी हमें बताते रहते हैं और बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि चाइना हमारी बहुत हेल्प करता है मिलिट्री इक्विपमेंट में। हम पहले हमारी और कुछ और जगह से लेते थे लेकिन अब चाइना के साथ हमारी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। और अभी जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई उसमें जिस तरह PL-15 और फिर वो तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। इसी के साथ जब ये जंग खत्म हुई तो उससे बाद एक और बात आई, वो आई थी कि जो 5th जनरेशन के J-35 स्टेल्थ जो जेट है, वो भी हमें चाइना से मिलेगा या इस तरह की बातें हो रही थी। तो वो बात अभी कहाँ पर पहुँची है? वो कब तक आएँगे और इस तरह वो चीज़ें कब होने जा रही हैं? मैंने भी आपसे बताया कि जो हमारी असली क़यादत है अल्हम्दुलिल्लाह उसने बड़ी दानिशमंदी से ये फ़ैसला किया कि हमें आगे बढ़ना है। हुँ, हुँ। जो एविएशन इंडस्ट्री है, ये कोई आसान इंडस्ट्री नहीं है और ये कोई हुँ, सस्ती इंडस्ट्री नहीं है। मैं सस्ती का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट ये हुँ, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो कि आप फ़ौरन से फ़ौरन कर लेते हैं। हुँ, लेकिन जब हुँ, हुँ, कौमी बक़ा का सवाल हो, तो आपको हुँ, हुँ। मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। बिल्कुल। ये जे-35 मेरे ख़्याल में पाक फ़िज़ाइया हुँ, की तरजीही लिस्ट में बहुत ऊपर है इंशाअल्लाह हुँ, और हुँ, हुँ, बहुत जल्द अच्छा इंडक्शन का एक टाइम फ्रेम होता है। उस हुँ, इंडक्शन के टाइम फ्रेम में आप चीज़ों को असेस करते हैं, इवैल्यूएट हुँ, करते हैं, फिर उनको एडॉप्ट करवाते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होता है उससे अपनी हुँ, रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जब चाइना ने जे-35 को डिज़ाइन किया था, हुँ, यकीनन उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी और अपना विज़न इस्तेमाल किया और अपनी जो उनको थ्रेट एनालिसिस है उसके मुताबिक किया। अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ख़ास तौर पे इस मामले में बहुत आगे है। हमारी थ्रेट असेसमेंट, हमारी ऑपरेशनलाइज़ेशन की अपनी एक सोच है। अब मेरे ख़्याल में आजकल जे-35 डेफ़िनिटली हमारी लिस्ट पे है। मेरे हुँ, ख़्याल में आजकल जो चाइना के साथ एंगेजमेंट हो रही होगी या जो मैन्युफैक्चरर्स के साथ हो रही होगी, वो उस डिज़ाइन को ओरिएंटेट करना आपके अपने थ्रेट परसेप्शन से, अपनी हुँ, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट से और आपकी जो नेक्स्ट एनकाउंटर पॉसिबल हो सकता है, उसके हुँ, साथ अलाइन करने के लिए डिस्कशन हो हुँ, रही होंगी। बट डेफ़िनिटली इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जे-35 श्योरली आपकी लिस्ट में है और बहुत जल्द हुँ। इंशाअल्लाह पाक फ़िज़ाओं में ये मौजूद होगा। सर ये बिल्कुल आपने जो
बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, इंटरनेशनली एक आखिरी खबर उस पे भी मैं आपसे बात करूँ। लोग अक्सर पूछते हैं, इन इन सवालात करते हैं, आप भी सुनते होंगे कि इज़राइल के हवाले से हम देखें, तो उन्होंने जिस तरह अपने इर्द-गिर्द काफ़ी सारे मुल्कों के साथ जो किया वो सबके सामने है, और अब ईरान पर नज़रें जमाए बैठा है, और इज़राइल अकेला नहीं, उसके पीछे अमेरिका है, और अमेरिका फिर एक बड़ी ताकत है और उसका उनको सहारा होता है, जिसकी वजह से वो ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईरान से बाद जो अगला हदफ होगा वो इज़राइल होगा, और जिस तरह इंडिया के साथ जब हमारी जंग हुई, हेरोत जो शायद ड्रोन थे, वो इज़राइल के बताए जा रहे थे जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े इंडिया की जानिब से। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो अगर इज़राइल पाकिस्तान की तरफ आता है ईरान से बात, तो फिर कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होगी? किस तरह ये चीज़ें होंगी? देखिए, पाकिस्तान कभी भी किसी तौर पे भी कोई तसादुम का कभी भी रवादार नहीं रहा। हम हुँ, हुँ। इवन कि हिंदुस्तान से भी हमेशा हमने अमन की बात की। हमने हमेशा बात ये की कि अमन के साथ न सिर्फ खुद रहें, एक-दूसरे हुँ, को हुँ। रहने दें और अपने इलाके के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इस खित्ते के जो लोग हैं, उनको एक अमन का साँस लेने दें, ताकि ज़िंदगी में वो आगे की पॉज़िटिवली चीज़ों को लेके दे सकें। हुँ, हुँ। इज़राइल की हमारी बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान ने कभी भी हमारे साथ सही मानों में कभी भी लॉजिकली कभी भी अमन के साथ रहना गवारा नहीं किया और कुछ ना हुँ, कुछ ऐसी हरकत ज़रूर की, भले वो हमारे पानियों पे रोकने का हो, भले वो हमारे हुँ, मासूम शहरियों को हो, वो कभी इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके हो, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा बातें करते हैं और वो अमल भी करते रहे। सिमिलरली हुँ, उन्होंने अपनी जो पींगें बढ़ाई वो इज़राइल के साथ यही बढ़ाई और इज़राइल को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि ये न्यूक्लियर स्टेट जो है, ये न सिर्फ़ पाकिस्तान इस खित्ते के लिए बल्कि इलाके में भी और पूरे इंटरनेशनल एवेन्यू पे भी कहीं पे भी कोई मसला हुआ तो पाकिस्तान में वो ताकत अल्हम्दुलिल्लाह और सलाहियत है कि वो जो आपको डिटरेंस दे सकती है। जिसकी हुँ, बेस पे इस इज़राइल भी हमें अपना दुश्मन तस्लीम करते हुए हिंदुस्तान के हाथ मजबूत करता रहता है। हम हुँ, हुँ, कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम इज़राइल के साथ डायरेक्ट किसी जंग में इन्वॉल्व हो। हाँ, हुँ, जहाँ कहीं आलमी अमन खतरे में हुआ, जहाँ कहीं मासूम इंसानी शहरियों और लोगों का खून अर्ज़ां बहाया गया, वहाँ हम सफ़ारती महाज़ पे मुकम्मल तौर पर इज़राइल क्या, किसी भी मुल्क के खिलाफ खड़े रहेंगे। हुँ, अगर खुदा न खास्ता इज़राइल ने कभी ये जुर्रत की कि उसने हमारी तरफ मैली नज़रों से देखा, तो मैं सिर्फ़ यही आपको यकीन दिला सकता हूँ कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे असासे हैं, जो कि उनके ठिकानों पर प्रिसिज़न के साथ, एक्यूरेसी के साथ पहुँच सकते हैं और उनको थ्रेट करते हुए अ, उनका सॉल्यूशन बिल कर सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, एयर मार्शल अरशद मलिक के बड़े ज़बरदस्त एनालिसिस आपको पसंद भी आए होंगे, और उम्मीद है ये पूरा शो आपको अच्छा लगा होगा। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और एयर मार्शल अरशद मलिक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।